क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? भीषण गर्मी। यह एक ऐसा मौसम था जिसे केवल इन दो शब्दों में ही समझाया जा सकता था। जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास भारतीय सेना की 19वीं पर्वतीय डिवीजन की शेर ब्रिगेड के मुख्य द्वार पर पिघलते डामर की गर्मी से सारा परिदृश्य धुंधला और कांपता हुआ दिख रहा था। उस विकृत हवा को चीरती हुई लेफ्टिनेंट अदिति सिंह की आवाज एक धारदार चाकू की तरह ठंडी और पैनी थी। वह अभी अभी एक नई सफेद स्पोर्ट सेडान से बाहर निकली थी। एक सैनिक से ज्यादा वह दक्षिण दिल्ली के किसी डिजाइनर बुटीक से निकली मॉडल लग रही थी। शरीर के हर मोड़ को दिखाती एक रेशमी पोशाक, चेहरे का आधा हिस्सा ढके हुए महंगे धूप के चश्मे। उसकी यह अजीब पोशाक ही गेट पर फैले तनावपूर्ण माहौल को और भी अजीब बना रही थी। उसकी अहंकारी नजरें गेट के बैरियर के बगल में सावधान की मुद्रा में खड़े एक गैर कमीशन्ड अधिकारी एनसीओ पर टिकी थीं। उसकी लड़ाकू वर्दी पर एक भी शिकन नहीं थी, जैसे पसीने की एक बूंद को भी बाहर आने की जगह न हो। वर्दी पर प्रिया राठौर नाम और हवलदार का पद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। सिर पर पहने भारी हेलमेट के नीचे उसका चेहरा छाया में था, जिस पर कोई भाव नहीं पढ़ा जा सकता था। वह एक मूर्ति की तरह लग रही थी, जिसने चिलचिलाती धूप और लेफ्टिनेंट अदिति के अपमानजनक शब्दों को एक साथ नजरअंदाज करने का फैसला कर लिया था। लेफ्टिनेंट अदिति सिंह मैडम, हवलदार प्रिया राठौर ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, बिल्कुल एक ड्रिल सार्जेंट के आदेश की तरह कठोर। मैं दोहराती हूं, रक्षा मंत्रालय के नियमों के अनुसार बिना पूर्व अनुमति के किसी भी नागरिक या गैर अधिकृत वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित है। कृपया वापस लौट जाइए। वापस लौट जाओ। यह एक ऐसा शब्द था जो अदिति की जिंदगी के शब्दकोश में मौजूद नहीं था। उसकी दुनिया हमेशा उसके लिए खुली थी, और अगर कोई दरवाजा बंद होता तो उसे अपने पिता के नाम से खोलना काफी होता था। जड़त्व के नियम की तरह उसकी शक्ति हमेशा काम करती आई थी, और उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह हमेशा काम करेगी। अदिति ने अविश्वसनीयता से एक ठंडी हंसी हंसी। उसने अपना धूप का चश्मा थोड़ा नीचे किया, और उसकी संवरी हुई आंखों ने बिना किसी छिपाव के प्रिया को ऊपर से नीचे तक घृणा से देखा। नियम? हवलदार प्रिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इन बातों की परवाह है? क्या तुम नहीं जानती कि इस ब्रिगेड के कमांडर कौन है? जवाब क्यों नहीं देती? ब्रिगेड कमांडर कर्नल विक्रम सिंह, वह मेरे पिता हैं। अब क्या वह कठोर नियमों की किताब थोड़ी अलग दिख रही है? यह उसकी मास्टर कुंजी थी, एक ऐसा नाम जिसने हर ताला खोल दिया था। अदिति को पूरा यकीन था कि प्रिया का चेहरा डर से पीला पड़ जाएगा या वह चापलूसी करने लगेगी, लेकिन प्रिया के चेहरे की एक भी मांसपेशी नहीं हिली। उसकी नजरें अभी भी अदिति के कंधे के ऊपर दूर की पहाड़ी चोटियों पर टिकी थीं, जैसे कि अदिति उस परिदृश्य का केवल एक हिस्सा हो। कर्नल सिंह का आपका पिता होना और इस गेट के प्रवेश नियमों का आपस में कोई संबंध नहीं है। इस चौकी के प्रवेश को नियंत्रित करने का अधिकार संतरी कमांडर का है, और इसकी जिम्मेदारी मेरी है जो प्रभारी है। कृपया वापस लौट जाइए। वही शब्दों का दोहराव यह अदिति के धैर्य को तोड़ने के लिए काफी था। उसका सुंदर चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। अपने प्रेमी सिपाही रोहन वर्मा को एक सरप्राइज देने की उसकी मीठी कल्पना चकनाचूर हो गई थी। अब केवल इस अशिष्ट और जिद्दी हवलदार के घमंड को तोड़ने की बुरी इच्छा बची थी। प्रिया राठौर। अंत में सम्मान गायब हो गया। जिस क्षण एक अधिकारी ने एक एनसीओ से, वह भी पहली मुलाकात में, इस तरह बात की, आसपास की हवा जम सी गई। गेट के अंदर से स्थिति देख रहे अन्य सैनिकों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तुम सच में नहीं जानती कि दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे एक फोन कॉल से तुम्हारा यह घटिया फौजी करियर धूल में मिल सकता है? मुझे नहीं पता कि तुम किस गली से आई हो, लेकिन तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। अदिति ने दिखावे के लिए अपने हैंडबैग से अपना स्मार्टफोन निकाला। उसने पापा के नाम से सेव किए गए नंबर को डायल किया और उसे स्पीकर फोन पर डाल दिया। हाँ अदिति, क्या हुआ? पापा, मैं रोहन की यूनिट के गेट पर हूं और एक पागल हवलदार मेरा रास्ता रोके खड़ी है। मैंने उसे कई बार बताया कि मैं आपकी बेटी हूं, लेकिन वह तोते की तरह नियमों का राग अलाप रही है। बहुत बदतमीज है। उसने जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर और पीड़ित होने का नाटक करते हुए अपनी आवाज में कंपन पैदा किया। यह प्रिया को सुनाने के लिए एक प्रदर्शन था। अच्छा,
वह कौन सी डिवीजन है? 19वीं डिवीजन, शेर ब्रिगेड का मुख्य द्वार। पापा, बस यहां गेट पर एक फोन कर दो। इस प्रिया राठौर नाम की हवलदार को अनुशासनात्मक समिति के सामने पेश करो और उसकी वर्दी उतरवा दो। फोन के दूसरी तरफ से कर्नल विक्रम सिंह की असहाय सांस सुनाई दी, लेकिन जल्द ही अपनी बेटी के गुस्से को शांत करने की कोशिश करती हुई आवाज आई, ठीक है, फोन रखो, मैं वहां के किसी अधिकारी से बात करता हूं। क्लिक। अदिति ने विजयी भाव से कॉल काट दी। उसने विजेता की मुस्कान के साथ प्रिया को घूरा। कैसा लगा? अब कुछ हकीकत समझ में आई कि मैंने अभी क्या किया है। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। उसकी चुप्पी अदिति को और भी पागल कर रही थी। लगभग 5 मिनट बाद गेट के अंदर का टेलीफोन जोर से बज उठा। संतरी कमांडर ने फोन उठाया और उसका चेहरा डर से सफेद हो गया। वह प्रिया की ओर भागा। हवलदार साहिबा, अभी अभी ब्रिगेड कमांडर साहब का फोन। मुझे पता है। प्रिया ने संतरी कमांडर की बात काट दी। वह उसके पास से गुजरकर सिचुएशन रूम में गई और रेडियो उठाया। सिचुएशन रूम, यह मुख्य द्वार है। स्थिति रिपोर्ट, बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नियंत्रित, कोई असामान्यता नहीं। एक बाहरी कमांडर के रिश्तेदार द्वारा अनुचित प्रवेश अनुरोध किया गया था, जिसे नियमों के अनुसार निपटा दिया गया। ओवर। अदिति को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उसके पिता के फोन कॉल को अनुचित प्रवेश अनुरोध बताकर निपटा दिया गया के रूप में रिपोर्ट कर दिया था। यह केवल जिद नहीं थी, यह स्पष्ट रूप से अवज्ञा और युद्ध की घोषणा थी। तुम सच में मरना चाहती हो क्या? जैसे ही अदिति ने अपना आपा खोकर चिल्लाने की कोशिश की, उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अदिति मैडम। यह उसका प्रेमी सिपाही रोहन वर्मा था। ऐसा लग रहा था कि वह शोर सुनकर बाहर आया था और उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। लेकिन अदिति की ओर दौड़ने के बजाय वह पहले हवलदार प्रिया राठौर के पास गया और उन्हें सम्मानपूर्वक सलाम किया। जय हिंद हवलदार साहिबा, क्या कोई समस्या है? उस दृश्य ने अदिति के बचे खुचे स्वाभिमान को भी तोड़ दिया। उसका अपना प्रेमी उस हवलदार को पहले सम्मान दे रहा था। रोहन, तुम यह क्या कर रहे हो? यह औरत मुझे रोक रही है। मैडम, कृपया शांत हो जाइए, यह सेना है, हमें नियमों का पालन करना होगा। रोहन की गिड़गिड़ाती आवाज ने अदिति के गुस्से में घी का काम किया। मैं भी एक सैनिक हूं, एक अधिकारी जिसका पद तुमसे ऊंचा है। वह चीख रही थी और उसका रूप दयनीय था। एक ऐसी ठोस दीवार के सामने जहां उसकी शक्ति काम नहीं कर रही थी, वह एक नग्न बच्चे की तरह हाथ पैर मार रही थी। उसे यह एहसास नहीं हुआ कि जड़त्व का नियम तभी लागू होता है जब कोई बाहरी बल न लगाया जाए। और अभी उसके सामने एक ऐसी विशाल शक्ति खड़ी थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अदिति बस उस विशाल दीवार में एक दरार डालने की कोशिश कर रही थी, इस बात से अनजान कि यही दरार की शुरुआत थी जो उसे निगल जाएगी। रोहन, तुम किसकी तरफ हो? अदिति की आवाज धोखे के कारण कांप रही थी। जिस व्यक्ति को वह अपना एकमात्र सहयोगी मानती थी, वह भी उसे नहीं समझ रहा था। वह पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। रोहन एक अजीब सी स्थिति में उसके और हवलदार प्रिया के बीच फंसा हुआ था। अदिति, नहीं मैडम, मैं किसी की तरफ नहीं हूं, लेकिन हवलदार साहिबा सही कह रही हैं। यहां नियम है जिनका आपको और मुझे दोनों को पालन करना होगा। जिस तरह उसने अदिति कहकर तुरंत मैडम में सुधार किया, वह दर्शाता था कि सेना जैसे सार्वजनिक स्थान पर उनके निजी रिश्ते कितने शक्तिहीन थे। तभी गेट के बाहर सड़क से एक धीमी भारी इंजन की आवाज सुनाई दी। यह लगभग बेशुमार था, लेकिन जमीन को कंपा देने वाली इस आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक बड़ी काली सेडान चुपचाप आकर गेट के सामने रुक गई। नंबर प्लेट साधारण थी, लेकिन गाड़ी से निकलने वाला दबदबा अदिति की स्पोर्ट्स सेडान से बिल्कुल अलग स्तर का था। पिछली सीट का दरवाजा खुला और एक अच्छी तरह से इस्त्री किए हुए सूट में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर निकला। उसके पहनावे में कोई खास सजावट नहीं थी, लेकिन उसके कंधे सीधे थे और उसकी चाल स्थिर थी। उसमें एक खास तरह का आभा मंडल था जो केवल उन लोगों में होता है जिन्होंने अनगिनत लोगों का नेतृत्व किया हो। उस व्यक्ति ने एक पल के लिए हंगामे के केंद्र में खड़ी अदिति को देखा और फिर उसकी नजर हवलदार प्रिया पर टिक गई। उसी क्षण सिपाही रोहन, संतरी कमांडर और आसपास के सभी सैनिक लगभग अनजाने में ही सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। उनके चेहरों पर श्रद्धा और अत्यधिक तनाव एक साथ दिखाई दे रहा था। जय हिंद साहब, एक गरजती हुई सलामी गूंज उठी। अदिति को सहज रूप से एहसास हो गया,
यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह कम से कम उसके पिता से बहुत ऊंचा अधिकारी था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उनकी सलामी का जवाब एक हल्की सी गर्दन हिलाकर दिया। फिर वह धीरे धीरे चलकर हवलदार प्रिया के सामने खड़ा हो गया, जो मूर्ति बनी हुई थी। उसके चेहरे से कठोरता गायब हो गई और एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। प्रिया बेटा, ड्यूटी के दौरान परेशान करने के लिए माफ करना। तुम्हारे दादाजी मुझसे मिलने की जिद कर रहे थे, तो सोचा रास्ते में तुमसे मिलता चलूं। पिता? आदित्य का दिमागर सुन्न हो गया। वह आदमी हवलदार प्रिया का पिता था। इससे पहले कि वह इस उलझन से उबर पाती, गेट के अंदर से बटालियन कमांडर जैसा दिखने वाला एक मेजर रैंक का अधिकारी हांफता हुआ बाहर आया। उसने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने लगभग 90 डिग्री पर झुककर सलाम किया और चिल्लाया, जय हिंद जीओसी साहब, आपने इस तुच्छ स्थान पर आने का कष्ट कैसे किया? जीओसी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग। ये 3 शब्द एक विशाल हथौड़े की तरह आदित्य के सिर पर लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और दुनिया घूमने लगी। उसके पिता, जो एक ब्रिगेड कमांडर थे कि उस्त नुए के कमांडर, इस पूरी 19वीं डिवीजन के राजा, 2 सितारा मेजर जनरल अर्जुन राठौर, जिस महिला को वह एक मामूली हवलदार कहकर कुचलने की कोशिश कर रही थी, वह इस यूनिट के भगवान समान जीओसी की बेटी थी। आदित्य के पैर कांपने लगे। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। जिस अहंकार की नींव पर उसकी दुनिया टिकी थी, वह पूरी तरह से ढह रही थी। मेजर जनरल अर्जुन राठौर ने बटालियन कमांडर की चापलूसी भरी सलामी को हाथ के इशारे से रोका और अपनी बेटी के हेलमेट को हल्के से थपथपाया। बहुत मेहनत कर रही हो। तुम्हारे दादाजी मेरा चेहरा देखने के लिए बेचैन थे, बस इसीलिए रास्ते में रुक गया। तुम चिंता मत करो और अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो। जी पापा, आप ध्यान से जाइएगा। उस एक पल के लिए हवलदार प्रिया एक कठोर सैनिक के बजाय एक बेटी लग रही थी, लेकिन वह संक्षिप्त क्षण बीतते ही वह फिर से भावहीन गेट संतरी बन गई और उसकी उदासीन नजरें पहली बार सीधे आदित्य पर पड़ी। उन आंखों में कोई भावना नहीं थी, इसीलिए वे और भी डरावनी थीं। वे आंखें जैसे पूछ रही थीं, अब समझ में आया कि तुमने क्या किया है? तभी आदित्य का स्मार्टफोन पागलों की तरह बजने लगा। स्क्रीन पर पापा नाम चमक रहा था। उसका दिल धक से होकर नीचे गिर गया। कांपते हाथों से जैसे ही उसने फोन उठाया, स्पीकर फोन बंद होने के बावजूद एक चीख सुनाई दी, तुमने यह क्या कर दिया? पागल लड़की, तुरंत उनसे माफी मांगो। नहीं, कुछ मत कहना, बस चुपचाप खड़ी रहो। उसके पिता की आवाज गुस्से की नहीं थी, यह एक आतंकित जानवर की चीख के करीब थी। मेजर जनरल राठौर ने चुपचाप उस कॉल को देखा, फिर आदित्य की ओर मुड़कर धीमी आवाज में कहा, कर्नल सिंह है, फोन मुझे दो। आदित्य ने सम्मोहित सी होकर स्मार्टफोन उन्हें थमा दिया। मेजर जनरल राठौर ने फोन कान से लगाया और केवल एक वाक्य कहा, कर्नल, तुम्हें 10 मिनट देता हूं, तुरंत मुख्य द्वार पर आओ। लगता है तुम्हारी बेटी ने जो गड़बड़ की है उसे तुम्हें खुद ही संभालना होगा। उन्होंने और कुछ नहीं सुना और कॉल काट दी। फिर उन्होंने स्मार्टफोन आदित्य को लौटाते हुए कहा, लेफ्टिनेंट आदित्य सिंह, तुम्हारे पिता तुम्हारी इज्जत हैं जिसे तुम्हें बचाना है, न कि कोई शक्ति जिसका तुम दुरुपयोग करो। आज से तुम सीखोगी कि इस वर्दी को पहनने का असली मतलब क्या होता है। उन्होंने और कुछ नहीं कहा और अपनी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी के जाने के बाद गेट के सामने एक भारी दम घोंटने वाली खामोशी छा गई। आदित्य वहीं जमी हुई खड़ी रही, दूर से तेजी से आती हुई एक फौजी जीप की हेडलाइट्स को बेबसी से देखती रही। दरार इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता था और वह उसके घमंड के महल को निगल रही थी। धूल का गुबार उड़ाती हुई एक जीप तेजी से रुकी और उसमें से कर्नल विक्रम सिंह लगभग गिरते पड़ते बाहर निकले। उनका चेहरा गुस्से, निराशा और शर्मिंदगी से लाल हो रहा था। वह अपनी बेटी की ओर कुछ कदम बढ़े, लेकिन फिर दिशा बदलकर सावधान की मुद्रा में खड़ी हवलदार प्रिया की ओर मुड़ गए। और फिर आदित्य ने अपनी जिंदगी का सबसे चौंकाने वाला दृश्य देखा। भारतीय सेना के एक कर्नल, उसके पिता, एक मामूली हवलदार के सामने 90 डिग्री पर झुककर माफी मांग रहे थे। हवलदार साहिबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं एक नालायक बाप हूं जिसने अपनी बेटी को ऐसी परवरिश दी। यह सब मेरी गलती है। कृपया उदारता दिखाएं। उनकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। आसपास के सभी सैनिक सांस रोके खड़े थे। इस अवास्तविक दृश्य के सामने समय भी जैसे थम गया था। हवलदार प्रिया कुछ देर चुप रही,
फिर धीरे से सिर झुकाए खड़े कर्नल सिंह से कहा, कमांडर साहब, कृपया सिर उठाइए। लेफ्टिनेंट साहिबा की गलती उनकी अपनी है, यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। एक सैनिक की पहचान उसके पद और कर्तव्य से होती है, पारिवारिक रिश्तों से नहीं। उसकी आवाज अभी भी सूखी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी दृढ़ता थी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। पारिवारिक रिश्ते शब्द ने अदिति के दिल में एक तेज चाकू की तरह चुभा। उसने अपने पिता को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करके धौंस जमाई थी, लेकिन वह महिला अपने जीओसी पिता की पृष्ठभूमि के बावजूद केवल हवलदार प्रिया राठौर के रूप में खड़ी थी। इस बुनियादी अंतर ने अदिति को और भी दयनीय महसूस कराया। कर्नल सिंह प्रिया की बात का कोई जवाब नहीं दे सके। उन्होंने धीरे धीरे अपनी कमर सीधी की, लेकिन उनका अधिकार पहले ही जमीन पर गिर चुका था। वह अपनी बेटी के पास आए और फिर सबके सामने उनका हाथ हवा में लहराया। छटाक! एक जलन भरी आवाज के साथ अदिति का सिर घूम गया। उसका बायां गाल आग के गोले की तरह जल रहा था। दर्द से ज्यादा यह एक असहनीय अपमान था। उसे अपने पिता से, वह भी अपने प्रेमी और अनगिनत सैनिकों के सामने थप्पड़ पड़ा था। बेवकूफ, मूर्ख लड़की, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुमने मेरे चेहरे पर कालिक पोत दी है। किसकी हिम्मत से तुमने वर्दी की इज्जत को मिट्टी में मिलाया? कर्नल सिंह जैसे अपना आपा खो बैठे थे। उन्होंने अदिति का हाथ बेरहमी से पकड़कर उसे जीप की अगली सीट पर लगभग फेंक दिया। गाड़ी शुरू करने से पहले उन्होंने आखिरी बार हवलदार प्रिया की ओर गहराई से सिर झुकाया। यह शब्दों में बयां न की जा सकने वाली माफी और सम्मान का प्रतीक था। जीप उतनी ही तेजी से डिवीजन मुख्यालय की ओर दौड़ पड़ी जितनी तेजी से आई थी। गाड़ी के अंदर की हवा बर्फ की तरह ठंडी थी। कर्नल सिंह स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए भारी सांसें ले रहे थे और अदिति अपने जलते हुए गाल को पकड़े सिर नहीं उठा पा रही थी। एक लंबी चुप्पी के बाद उसके पिता ने एक गरजती हुई आवाज में बोलना शुरू किया, तुम नहीं जानती कि मेजर जनरल राठौर का परिवार कैसा है ना? तभी तुमने इतनी बचकानी हरकत की। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त जय सिंह राठौर 71 युद्ध के नायक हैं। सेना में उन्हें एक जीवित किंवदंती माना जाता है। वह एक ऐसा शाही परिवार है जो पीढ़ियों से सेना में सेवा कर रहा है। उनके लिए यह वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, यह उनके परिवार की इज्जत है। पिता की आवाज में गहरी आत्मग्लानि थी। और हवलदार प्रिया, वह उस महान व्यक्ति की पोती है। वह सीधे अधिकारी नहीं बनी, बल्कि एक एनएसईओ के रूप में भर्ती हुई। उसने स्पेशल फोर्सेज में 7 साल बिताए और 2 बार सबसे खतरनाक विदेशी मिशनों के लिए स्वेच्छा से गई। जीओसी साहब एक शब्द कह देते तो उसे आरामदायक पोस्टिंग मिल जाती, लेकिन उसने खुद सबसे कठिन और खतरनाक रास्ता चुना। वह एक असली सैनिक है और तुमने ऐसे व्यक्ति के सामने अपने पिता के पद का दुरुपयोग करके धौंस जमाई। अदिति कुछ नहीं कह सकी। शर्मिंदगी जैसे उसके दिल को चीर रही थी। उसने अपने पिता के पद का इस्तेमाल करके सबसे आसान रास्ता खोजने की कोशिश की थी, जबकि हवलदार प्रिया ने अपने जीओसी पिता की पहचान छिपाकर सबसे कठिन रास्ता चुना था। तुलना करना भी असंभव था। जल्द ही गाड़ी भव्य डिवीजन मुख्यालय की इमारत के सामने रुक गई। विजय शब्द वाला विशाल चिन्ह उसे नरक के द्वार जैसा लग रहा था। गाड़ी से उतरने से पहले कर्नल सिंह ने अपनी बेटी से आखिरी बार कहा। उसकी आवाज में गुस्सा शांत हो गया था और केवल एक ठंडी निराशा बची थी। अदिति, आज अंदर जो भी सजा मिले उसे बिना किसी शिकायत के स्वीकार करना। कोई बहाना नहीं, कोई आंसू नहीं। एक सैनिक के रूप में और मेरी बेटी के रूप में तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करने का यही एकमात्र तरीका है। अदिति कांपते पैरों से गाड़ी से उतरी। उसके पिता उसके साथ नहीं आए। यह बोझ उसे अकेले ही उठाना था। उसे जीओसी के सचिव द्वारा एक भारी लकड़ी के दरवाजे के सामने ले जाया गया। दरवाजे पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग की सुनहरी प्लेट ठंडी चमक रही थी। खट खट दस्तक की आवाज उसे अपने दिल की धड़कन जैसी लगी। अंदर से एक धीमी अधिकारपूर्ण आवाज आई, अंदर आओ। अदिति ने एक गहरी सांस ली और उसने उस न्याय के दरवाजे को धीरे धीरे खोला जो शायद उसके सैन्य करियर या शायद उसकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। भारी ओक का दरवाजा अदिति के पीछे चुपचाप बंद हो गया। यह आवाज उसके कानों में दुनिया से अलगाव की घोषणा की तरह गूंजी। जीओसी का कार्यालय उतना बड़ा नहीं था जितना उसने सोचा था।
लेकिन उस जगह को भरने वाली चीजें फर्नीचर या सजावट नहीं थीं, बल्कि दशकों का सैन्य इतिहास और एक कमांडर की जिम्मेदारियों का बोझ था। एक दीवार पर एक विशाल ऑपरेशनल नक्शा और पिछले डिवीजन कमांडरों की फीकी तस्वीरें थीं, और दूसरी तरफ यूनिट का प्रतीक, एक शेर का ध्वज और तिरंगा साथ साथ खड़े थे। हवा में पुरानी कागज, चमड़े और बंदूक के तेल की हल्की गंध मिली हुई थी। यह शक्ति प्रदर्शन का स्थान नहीं था, बल्कि निर्णय लेने और जिम्मेदारी उठाने वाले का पवित्र स्थान था। मेजर जनरल अर्जुन राठौर अपनी मेज पर नहीं बैठे थे। वह खिड़की के पास खड़े होकर बाहर फैले यूनिट के नजारे को चुपचाप देख रहे थे। विशाल परेड ग्राउंड, सैनिकों की अंतहीन बैरकें और उसके पार भारत की अग्रिम पंक्ति की पर्वत श्रृंखलाएं। उनकी चौड़ी पीठ जो इन सब को समेटे हुए लग रही थी, अदिति को एक विशाल पर्वत की तरह महसूस हुई। काफी देर तक खामोशी छाई रही। अदिति सांस लेना भी भूल गई थी और वहीं मूर्ति की तरह खड़ी रही। चुप्पी को पहले मेजर जनरल राठौर ने तोड़ा। उन्होंने बिना पीछे मुड़े खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, लेफ्टिनेंट अदिति सिंह। जी साहब। उसकी आवाज फटी हुई निकली। आज गेट पर जो कुछ भी हुआ, उसे शुरू से अंत तक बिना किसी झूठ या बहाने के ठीक वैसे ही रिपोर्ट करो। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, यह बस साफ पानी की तरह पारदर्शी थी, जिसमें एक ऐसी ठंडक थी जो किसी भी झूठ को पकड़ सकती थी। अदिति ने सूखा थूक निगला। उसके दिमाग में दर्जनों बहाने आए, लेकिन उस विशाल पीठ के सामने उसे सहज रूप से एहसास हुआ कि वे कितने तुच्छ और अर्थहीन थे। उसने कांपती आवाज में हकलाते हुए सच बताना शुरू किया। अपने प्रेमी से मिलने जाने की निजी कहानी से लेकर हवलदार प्रिया पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों और अपने पिता के नाम का इस्तेमाल कर धमकाने तक। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उसकी आवाज धीमी होती गई और उसका सिर जमीन में धंसता गया। जब रिपोर्टिंग खत्म हुई तो फिर से खामोशी छा गई। मेजर जनरल राठौर धीरे धीरे मुड़े और अदिति का सामना किया। उनकी आंखें गहरी और शांत थीं। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी? नियमों का उल्लंघन करना साहब। गलत, एक दृढ़ उत्तर था। नियमों का उल्लंघन तो परिणाम था, जड़ नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुम इस वर्दी का वजन नहीं जानती थी। वह धीरे धीरे अपनी मेज की ओर चले और एक पुराना फोटो फ्रेम उठाया। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में मासूम चेहरों वाले सैनिक खुशी से मुस्कुरा रहे थे। 71 युद्ध की तस्वीर है, मेरे पिता के साथी। इस तस्वीर में मुस्कुरा रहे नौजवानों में से आधे कभी घर नहीं लौटे। वे क्यों नहीं लौटे? क्योंकि वे आदेश पर जीते थे और आदेश पर मरते थे, यह जानते हुए भी कि आदेश कभी कभी अतार्किक होते थे और कभी कभी मौत की ओर ले जाते थे। उन्होंने उसका पालन किया क्योंकि यह सेना का वादा था, देश के साथ एक वादा था। नियम और कानून उन जैसे नौजवानों के खून और मौतों पर लिखे गए हैं। उनकी नजरें आदित्य पर टिकीं और तुमने उस खून के वजन को सिर्फ अपने प्रेमी से आराम से मिलने की एक बचकानी इच्छा के लिए अपने पिता के पद से कुचलने की कोशिश की। यह केवल नियमों का उल्लंघन करने का मामला नहीं है। तुमने उन तस्वीरों में मुस्कुरा रहे मेरे पिता के साथियों और इस क्षण भी अपनी जान जोखिम में डालकर सीमाओं की रक्षा कर रहे सभी सैनिकों का अपमान किया है। आदित्य कुछ नहीं कह सकी। एक ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर जोर से मारा हो। उसके लिए नियम केवल एक कष्टप्रद और निराशाजनक बाधा थे, लेकिन उसने कभी उनके पीछे छिपे अर्थ के बारे में नहीं सोचा था। यह इसलिए नहीं है क्योंकि वह मेरी बेटी है। अगर आज उस जगह पर हवलदार प्रिया की जगह कोई और एनएसओ होता, तब भी मैं तुम्हें यहां बुलाता, क्योंकि अधिकारी आदित्य ने सैनिक प्रिया के सिद्धांतों को पद और कनेक्शन के सबसे घृणित तरीके से कुचलने की कोशिश की। एक अधिकारी वह होता है जिसे अपने मातहतों के विश्वास और सम्मान के लिए सिद्धांतों और सम्मान का प्रदर्शन करना होता है, लेकिन तुमने इसका ठीक उल्टा किया। उन्होंने फ्रेम नीचे रखा और फिर से अदिति के पास आए। लेफ्टिनेंट, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, अपमानजनक तरीके से सेना छोड़ दो। तुम्हारे पिता को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम सेना छोड़कर आजादी से जी सकती हो। दूसरा, उन्होंने एक पल के लिए रुककर कहा। अदिति अनजाने में उनके होठों को देखने लगी। दूसरा यह है कि आज से तुम उसी जगह पर शेर ब्रिगेड के मुख्य द्वार पर, जहां तुमने अपमान किया था, ड्यूटी करोगी। तुम्हारा पद संतरी कमांडर का होगा, रैंक लेफ्टिनेंट।
लेकिन व्यावहारिक रूप से तुम हवलदार प्रिया राठौर के अधीन काम करोगी। तुम उसकी सहायक बनकर गेट ड्यूटी की हर चीज शुरू से सीखोगी। कब तक? कोई समय सीमा नहीं है, केवल उस दिन तक जब तक हवलदार प्रिया राठौर तुम्हें एक साथी सैनिक के रूप में स्वीकार नहीं कर लेती। यह मौत की सजा से भी बदतर सजा थी। अपमानजनक बर्खास्तगी इससे बेहतर थी। अनगिनत सैनिकों की घृणा और जिस हवलदार प्रिया का उसने अपमान किया था, उसके अधीन अनिश्चित काल तक अपमान का समय बिताना, यह मौत से भी बदतर अपमान था। चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम वर्दी उतार कर भाग जाओगी या वहां रहकर जिस वर्दी की इज्जत तुमने मिट्टी में मिलाई है उसे अपनी मेहनत से वापस हासिल करोगी? अदिति का दिमाग खाली हो गया था। वह भागना चाहती थी, इस भयानक स्थिति से बचना चाहती थी, लेकिन उसके दिमाग में अपने पिता के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, जो भी सजा मिले उसे बिना किसी शिकायत के स्वीकार करना, प्रायश्चित करने का यही एकमात्र तरीका है। और अभी अभी जीओसी द्वारा कहे गए वर्दी का वजह शब्द उसके दिल पर भारी पड़ रहे थे। उसने खुद भी अनजाने में जवाब दे दिया। उसकी आवाज पानी में भीगे रुई की तरह भारी और फटी हुई थी। मैं दूसरा विकल्प चुनूंगी। जिस क्षण उसने यह जवाब दिया, उसका सैन्य जीवन फिर से शुरू हो गया, या शायद तभी उसका असली सैन्य जीवन शुरू हुआ था। मेजर जनरल राठौर ने बिना कुछ कहे उसे देखा। उनकी आंखों में न तो घृणा थी और न ही सहानुभूति। यह बस एक पर्यवेक्षक की नजर थी जो एक इंसान को अपने भाग्य का चयन करते हुए चुपचाप देख रहा था। ठीक है, मैं तुरंत कार्मिक आदेश जारी करता हूं। जाकर हैंडओवर की तैयारी करो। अदिति सलाम करना भी भूल गई और लड़खड़ाते हुए जीओसी के कार्यालय से बाहर निकल गई। गलियारे में कर्नल विक्रम सिंह बेचैनी से टहल रहे थे। अपनी बेटी का खोया हुआ चेहरा देखकर उन्होंने जैसे सब कुछ समझ लिया और कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस थके हुए चेहरे से एक सांस ली। मैंने सुना कार्मिक विभाग से फोन आया था। पापा चुप रहो। कर्नल सिंह ने अपनी बेटी की बात काट दी। उनकी आवाज ठंडी और दृढ़ थी। जीओसी साहब का निर्णय बहुत ही दयालु है। वे तुम्हें अपमानजनक रूप से बर्खास्त कर सकते थे और मुझे पद से हटा सकते थे, तब भी हमारे पास कहने को कुछ नहीं होता। उन्होंने तुम्हें एक सैनिक के रूप में एक और मौका दिया है, अपने पैरों पर फिर से खड़े होने का मौका। उन्होंने अपनी बेटी के कंधे पकड़े, लेकिन उस स्पर्श में कोई गर्मी नहीं थी। अब से मैं तुम्हारा पिता होने से पहले इस डिवीजन का एक कर्नल हूं और तुम मेरी बेटी होने से पहले जीओसी साहब के विशेष निर्देशों के तहत एक सामान्य लेफ्टिनेंट हो। फिर कभी मुझे मत खोजना या मदद मांगना, चाहे वह जगह नरक हो या आग का गोला। तुम्हें अपनी ताकत से बाहर निकलना होगा, समझी? अदिति ने जवाब देने के बजाय केवल सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे बहे नहीं। उसने सोचा कि उसके पास रोने का भी अधिकार नहीं है। कार्मिक विभाग में प्रशासनिक प्रक्रिया मशीन की तरह तेज और ठंडी थी। उसके पद परिवर्तन का आदेश पहले ही सभी यूनिटों को भेजा जा चुका था। कार्यालय के सभी अधिकारी और एनएसईओ उसके साथ एक भूत की तरह व्यवहार कर रहे थे। उनकी नजरों में खुली घृणा, अच्छा हुआ वाली हंसी और थोड़ी सी दया का मिश्रण था। अदिति अब एक सम्मानित कर्नल की बेटी नहीं थी, बल्कि जीओसी द्वारा चिन्हित एक समस्याग्रस्त अधिकारी थी जिससे हर कोई बचता था। अपने क्वार्टर बीओक्यू बैचलर्स ऑफिसर्स क्वार्टर्स में वापस आकर अपना सामान पैक करते समय उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। अपने साथियों के साथ हंसी मजाक वाला आरामदायक कमरा, शानदार नागरिक कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन, यह सब अतीत की चीजें बन गई थीं। उसने केवल कुछ जोड़ी लड़ाकू वर्दी और न्यूनतम प्रसाधन सामग्री एक फौजी डफल बैग में ठूंस दी। उसे उसके नए ड्यूटी स्टेशन पर ले जाने के लिए एक पुरानी फौजी जीप डिवीजन मुख्यालय के सामने इंतजार कर रही थी। ड्राइवर ने उससे नजरें भी नहीं मिलाईं। गाड़ी चली और डिवीजन मुख्यालय का परिचित दृश्य पीछे छूट गया। खिड़की से गुजरते नजारे कल जैसे ही थे, लेकिन उन्हें देखने वाली उसकी स्थिति नरक में गिर चुकी थी। वह अब एक कैदी थी जिसे जेल ले जाया जा रहा था। जैसे ही गाड़ी शेर ब्रिगेड के मुख्य द्वार के पास पहुंची, अदिति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहां कुछ घंटे पहले जहां वह इतने अहंकार से खड़ी थी, वह जगह दिखाई दे रही थी, और वहां बिना किसी विचलन के खड़ी हवलदार प्रिया राठौर की छाया दिख रही थी। शाम की ढलती धूप लंबी परछाइयां बना रही थी। जीप गेट के सामने रुक गई। ड्राइवर ने कठोर आवाज में कहा, हम पहुंच गए।
अदिति ने सूखा थूक निगलते हुए गाड़ी से उतरी। डफल बैग असामान्य रूप से भारी महसूस हो रहा था। वह धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ी जो उसका न्याय का मंच और सजा का स्थान बनने वाला था। हवलदार प्रिया धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। वह भावहीन चेहरा, वे गहरी आंखें। अदिति में उन आंखों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वह हवलदार प्रिया के सामने रुकी और जमीन की ओर सिर झुका लिया, और फिर एक मच्छर जैसी धीमी आवाज में उसने अपनी नई शुरुआत की घोषणा की। आज से शेर ब्रिगेड के मुख्य द्वार के संतरी कमांडर के रूप में नियुक्त लेफ्टिनेंट अदिति सिंह रिपोर्ट कर रही हूं। यह एक आत्मसमर्पण की घोषणा और एक लंबे प्रायश्चित की शुरुआत थी। अदिति की बात खत्म होते ही हवलदार प्रिया ने जवाब दिया, जैसे कि उसमें कोई भावना ही न हो। ठीक है, संतरी कमांडर की ड्यूटी बदलने और हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसकी आवाज में न तो स्वागत था, न घृणा, न ही उपहास। इसमें केवल कार्यालयी प्रक्रिया थी। इसी बात ने अदिति को और भी दयनीय महसूस कराया। अगर वह उसे गाली देती या उस पर हंसती तो वह कम से एके में गुस्से का इजहार कर सकती थी, लेकिन यह पूर्ण उदासीनता उसके अस्तित्व को ही मिटा रही थी। पिछला संतरी कमांडर लेफ्टिनेंट शर्मा एक अजीब से भाव के साथ पास आया। वह अदिति से कमीशन में जूनियर था, लेकिन अब वह उसका पूर्ववर्ती था। उसने हैंडओवर के कागजात आगे बढ़ाते हुए जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकलने की अपनी इच्छा को नहीं छिपाया। यह मुख्य सुविधाओं की स्थिति, ड्यूटी रोस्टर और आपातकालीन संपर्क सूची है। आपका क्वार्टर गेट के बगल में बनी अस्थायी बैरक है। तो फिर इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, प्रिया बीच में आ गई। लेफ्टिनेंट शर्मा, धन्यवाद। तुम जाकर आराम करो, हैंडओवर मैं पूरा कर लूंगी। जी ठीक है। लेफ्टिनेंट शर्मा ने राहत की सांस ली, जैसे उसे कोई बचाने वाला मिल गया हो, और तेजी से सलाम करके चला गया। गेट के सामने फिर से अदिति, प्रिया और कुछ दूरी से उन्हें देख रहे गेट के संतरी बचे थे। लेफ्टिनेंट मैडम, प्रिया ने अदिति को पुकारा। अदिति अनजाने में चौंककर उसे देखने लगी। एक संतरी कमांडर का पहला काम अपने अधिकार क्षेत्र की सभी सुविधाओं का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करना और किसी भी असामान्यता की पहचान करना है। मेरे पीछे आइए। प्रिया ने ऐसा कहा और आगे बढ़ने लगी। अदिति ने बिना कुछ कहे भारी डफल बैग उठाए हुए उसका पीछा किया। प्रिया ने गेट के बैरियर से लेकर सीसीटीवी कैमरों के एंगल, इमरजेंसी बेल की कार्यप्रणाली, राइफल स्टैंड के ताले और यहां तक कि फर्श पर टूटी हुई एक टाइल तक हर चीज को एक एक करके समझाया। उसका स्पष्टीकरण सैन्य नियमावली जैसा था। यह बैरियर हाइड्रोलिक है, इसलिए सर्दियों में हाइड्रोलिक तेल को जमने से रोकने के लिए दिन में कम से कम 2 बार प्री हीट चेक करना आवश्यक है। सीसीटीवी नंबर 3 रात में इंफ्रारेड मोड पर स्विच करने पर थोड़ा शोर करता है। पूर्ण अंधेरे में पहचान सीमित हो सकती है, वातपूर्ण अंधेरे में, इसलिए इसे सर्चलाइट के साथ समन्वय में संचालित किया जाना चाहिए। अदिति ने यह सब अपने दिमाग में डालने की कोशिश की, लेकिन बातें उसके कानों में नहीं जा रही थीं। उसका दिमाग, मुझे यह सब क्यों करना पड़ रहा है, और प्रिया का हर काम मुझे चिढ़ाने के लिए एक नाटक जैसा लग रहा है, जैसे विचारों और गुस्से से भरा था। सुविधाओं का निरीक्षण समाप्त होने के बाद प्रिया उसे गेट के अंदर सिचुएशन रूम में ले गई। दीवारों पर मॉनिटर और संचार उपकरण भरे हुए थे। प्रिया ने एक मोटी फाइल निकाली और उसे अदिति के सामने रख दिया। यह वाहन प्रवेश लॉग, ड्यूटी चेंज लॉग और स्थिति रिपोर्ट लॉग है। सभी रिकॉर्ड छह का, कब, कहां, कौन, क्यों, कैसे के सिद्धांत के अनुसार साफ लिखावट में हाथ से लिखे जाने चाहिए। विशेष रूप से रात की ड्यूटी के दौरान हर 30 मिनट में किसी भी विशेष घटना की स्थिति को दर्ज करके रिपोर्ट किया जाना चाहिए। अदिति ने उन घने कागजों को देखकर सांस रोक ली। अधिकारी बनने के बाद से यह सब एनएससीओ या सैनिकों का काम था, लेकिन अब उसे यह खुद करना था। और यह आपके क्वार्टर की चाबी है। प्रिया द्वारा दी गई चाबी पुरानी और जंग लगी हुई थी। उसने जिस जगह की ओर इशारा किया वह गेट की इमारत के बगल में सैंडविच पैनल से बना एक छोटा अस्थायी ढांचा था। यह एक गोदाम जैसा लग रहा था। अदिति ने चुपचाप चाबी ले ली। अंत में लंबा हैंडओवर समाप्त हो गया और पहली ड्यूटी पर जाने का समय आ गया। अदिति ने अपनी लड़ाकू वर्दी पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और भारी हेलमेट सिर पर रखा। ठुड्डी के पट्टे का कसाव उसे फांसी के फंदे जैसा महसूस हुआ। उसका पहला काम गेट पर आने जाने
वाले सभी कर्मियों और वाहनों को नियंत्रित करना था। ठीक वही जगह जहां प्रिया खड़ी रहती थी। सूरज ढल गया और अंधेरा छा गया। पहाड़ों में रात उम्मीद से कहीं ज्यादा ठंडी थी। दिन की गर्मी गायब हो गई थी और एक सर्द हवा लड़ाकू वर्दी के अंदर घुस रही थी। अदिति राइफल पकड़े हुए अकड़ कर खड़ी थी। गुजरती गाड़ियों की हेडलाइट्स उसकी आंखों को चकाचौंध कर रही थीं और रेडियो से लगातार ऐसी बातचीत आ रही थी जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। एक फौजी ट्रक पास आया। अदिति ने सीखे हुए तरीके से आगे बढ़कर रुकने का हाथ का संकेत दिया। ड्राइवर की सीट से एक खूंखार दिखने वाला सूबेदार उतरा। कौन हो? आने का कारण बताओ। अदिति की आवाज कांप रही थी। उस सूबेदार ने उसके चेहरे और लेफ्टिनेंट के रैंक को बारी बारी से देखा, फिर हंसते हुए कहा, ओए लेफ्टिनेंट साहिबा, मैं 3री बटालियन का ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हूं। ट्रेनिंग का सामान पहुंचाने आया हूं। हमारी यूनिट के लेफ्टिनेंट भी गेट पर ड्यूटी करते हैं क्या? यह एक खुला मजाक था। अदिति का चेहरा शर्म से लाल हो गया। पहचान पत्र और प्रवेश पास दिखाइए। अरे इतनी सख्ती क्यों? बस अंदर जाने दो, यह गाड़ी रोज आती जाती है। सूबेदार ने लापरवाही से हाथ हिलाया। अदिति दुविधा में थी कि क्या करे। तभी पीछे से एक छाया की तरह आकर प्रिया बीच में आ गई। सूबेदार साहब, कृपया नियमों के अनुसार पहचान प्रक्रिया में सहयोग करें। प्रिया की आवाज धीमी और शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी शक्ति थी जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था। सूबेदार ने प्रिया को देखकर चौंक कर अपना भाव बदल लिया। ओह हवलदार प्रिया, ठीक है ठीक है। उसने अनिच्छा से अपनी जेब से पहचान पत्र निकाल कर दिया। प्रिया ने पहचान पत्र और प्रवेश पास का मिलान किया, गाड़ी के अंदर की अच्छी तरह से जांच की और फिर बैरियर खोला। ट्रक के गुजर जाने के बाद प्रिया अदिति की ओर मुड़ी। लेफ्टिनेंट मैडम, सामने वाला कोई भी हो, चाहे वह कैसा भी चेहरा बनाए, नियम नहीं बदलते। गेट की ड्यूटी यह नहीं है कि कोई हंसे तो दरवाजा खोल दो और कोई गुस्सा करे तो बंद कर दो। और आपका हाथ का संकेत गलत था। कंधा और हाथ 90 डिग्री पर होने चाहिए। फिर से कीजिए। अदिति ने अपमान से अपने होंठ काट लिए, लेकिन वह विरोध नहीं कर सकी। उसे चुपचाप हवा में कई बार हाथ के संकेत का अभ्यास करना पड़ा। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। आधी रात के बाद उसका पूरा शरीर शीशे की तरह भारी हो गया। आती हुई नींद को भगाने के लिए उसने अपनी जांघ पर चुटकी काटी। तभी एक और गाड़ी पास आई। यह एक डिवीजन कमांडर स्तर के अधिकारी की काली सेडान थी। अदिति ने तनाव में गाड़ी रोकी। पीछे की सीट की खिड़की नीचे हुई और अंदर एक सौम्य चेहरे वाले जनरल बैठे थे। वह पड़ोसी डिवीजन के जीओसी थे। अरे बहुत मेहनत कर रहे हो। मैं 25वीं डिवीजन का जीओसी हूं। जनरल राठौर से अपॉइंटमेंट है। अदिति एक पल के लिए हिचकिचाई। एक जीओसी स्तर का अधिकारी, क्या उसे बस जाने देना चाहिए? लेकिन उसके दिमाग में प्रिया के शब्द कौंध गए। सामने वाला कोई भी हो, नियम नहीं बदलते। माफ कीजिए साहब, लेकिन नियमों के अनुसार पहचान की पुष्टि करना आवश्यक है। अदिति की बात पर जनरल का सौम्य चेहरा एक पल के लिए कठोर हो गया। ड्राइवर और एडीसी के चेहरे पर भी घबराहट थी। खामोशी छा गई। अदिति ने महसूस किया कि उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा है। तभी प्रिया फिर से अदिति के बगल में आकर खड़ी हो गई और फिर उसने जनरल की ओर एक दृढ़ आवाज में कहा, जनरल साहब, आपको थकावट होगी, उसके लिए माफ कीजिए। अग्रिम पंक्ति की यूनिट होने के कारण प्रवेश नियम सख्त हैं, कृपया समझने की कृपा करें। उसने अदिति की बात को दोहराया, लेकिन सिद्धांत से कोई समझौता नहीं किया। अंत में जनरल ने एक छोटी सी सांस ली और अपने एडीसी के माध्यम से पहचान पत्र प्रस्तुत किया। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब गाड़ी यूनिट के अंदर चली गई तो अदिति के पैरों की जान निकल गई और वह लगभग गिर पड़ी। प्रिया ने बिना कुछ कहे उसके पास आकर पानी की बोतल दी। यही गेट है लेफ्टिनेंट मैडम, प्रिया ने धीमी आवाज में कहा। नींद, लापरवाही और हिचकिचाहट की कीमत पूरी यूनिट की तबाही हो सकती है। अभी आपने जो 3 सेकंड हिचकिचाने में लगाए, अगर वह दुश्मन होता तो अब तक ग्रेनेड फेंका जा चुका होता। अदिति पानी की बोतल पकड़े हुए कुछ नहीं कह सकी। उस नरक जैसी पहली रात की गहराई बढ़ रही थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि वर्दी का वजन न केवल उसके कंधों पर बल्कि उसकी जान पर भी भारी पड़ सकता है। समय सबसे ईमानदार प्रशिक्षक होता है। अदिति के लिए यह एक क्रूर यातना देने वाला भी था। गेट पर हर दिन एक ही दिनचर्या का अंतहीन दोहराव था।
सूरज उगते ही ड्यूटी शुरू होती और सूरज ढलते ही वह थककर अस्थायी बैरक में गिरकर सो जाती। कोई सप्ताहांत नहीं, कोई छुट्टी नहीं। गर्मियों का प्रचंड सूरज अपनी शक्ति खो चुका था और जम्मू की पहाड़ियों पर ठंडी शरद धतु की हवाएं चलने लगी थीं। अदिति के गोरे और नाजुक हाथ खुरदुरे हो गए थे और धूप से झुलसे चेहरे पर छोटे छोटे निशान बढ़ गए थे। शानदार पोशाकें और ऊंची एड़ी के जूते यादों में धुंधले हो गए थे। अब उसका सबसे परिचित पहनावा धूल भरी लड़ाकू वर्दी थी और सबसे आरामदायक जूते भारी फौजी बूट थे। बदलाव केवल बाहरी नहीं था, उसके अंदर उबलने वाले क्रोध, घृणा और अन्याय की भावनाएं हर दिन की कठिन शारीरिक मेहनत में धीरे धीरे घिस गईं। शुरू में उसे प्रिया की हर टिप्पणी और सुधार अपने प्रति जानबूझकर किया गया उत्पीड़न लगता था, लेकिन समय के साथ उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि प्रिया की एक भी बात गलत नहीं थी। प्रिया अदिति के साथ व्यक्तिगत रूप से व्यवहार नहीं करती थी। वह अदिति को केवल संतरी कमांडर के पद के रूप में देखती थी। गलती करने पर वह बिना किसी भावना के टोकती थी और नियम तोड़ने पर मशीन की तरह सुधारती थी। लेकिन बस इतना ही, कोई व्यक्तिगत ताना नहीं, कोई अनावश्यक डांट नहीं। और यह सिद्धांत केवल अदिति पर ही लागू नहीं होता था। एक दिन अदिति ने प्रिया को अपने पिता मेजर जनरल अर्जुन राठौर की गाड़ी को रोकते हुए और उसी प्रक्रिया के तहत उनकी गाड़ी की डिक्की की भी जांच करते हुए देखा। मेजर जनरल राठौर ने जरा भी नाराजगी नहीं दिखाई, बल्कि बहुत अच्छा काम हवलदार कहकर अपनी बेटी को प्रोत्साहित किया और चले गए। यह देखकर अदिति को गहरा सदमा लगा। उनके लिए नियम और सिद्धांत स्थिति के अनुसार बदलने वाले रबर बैंड नहीं थे, बल्कि एक निरपेक्ष विश्वास थे जो सभी पर समान रूप से लागू होते थे। अदिति अनजाने में प्रिया को देखने लगी। वह ड्यूटी के दौरान एक पल के लिए भी अपनी मुद्रा नहीं बदलती थी। वह ड्यूटी बदलने वाले सैनिकों के साजो सामान की एक एक करके जांच करती थी और जिस सैनिक के पास खाने का समय कम होता उसे अपना खाना दे देती थी। एक रात गश्त के दौरान जब उसने एक संतरी को अपनी चौकी पर सोते हुए पाया तो उसने उसे जगाकर डांटने के बजाय अपनी गर्म जैकेट उतारकर उसे ओढ़ा दी और चुपचाप उसकी चौकी की रखवाली करती रही। वह ताकतवर के सामने ताकतवर और कमजोर के लिए बेहद दयालु थी। सैनिक प्रिया से डरते थे, लेकिन साथ ही उस पर पूरा भरोसा करते थे और उसका पालन करते थे। यह देखकर अदिति को एहसास हुआ, जिस मामूली हवलदार से वह इतनी नफरत करती थी, वह वास्तव में एक असली सैनिक और एक सच्ची कमांडर थी, जो वह कभी नहीं बन पाई थी। एक सप्ताहांत की दोपहर थी। यूनिट के ओपन डे के कारण गेट पर आगंतुकों की भीड़ सामान्य से अधिक थी। प्रवेश करने वालों की जांच में व्यस्तता के बीच अचानक एक बच्चे के रोने की तेज आवाज सुनाई दी। एक बच्चा अपने पिता की ओर दौड़ते हुए गिर गया था और उसका घुटना बुरी तरह से छिल गया था। बच्चे के माता पिता घबराए हुए थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसी क्षण अदिति का शरीर पहले हरकत में आया। उसने दौड़कर अपनी लड़ाकू जैकेट उतारी और बच्चे के पैर पर रखते हुए खून बहने वाली जगह की जांच की। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन तुम बहादुर हो, है ना? उसने घायल बच्चे को प्यार से सहलाते हुए पास के एक सैनिक को चिल्लाकर कहा, जल्दी से मेडिकल रूम में फोन करके फर्स्ट एड किट मंगवाओ। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, कोई घबराहट नहीं थी। यह केवल एक अधिकारी की आवाज थी जो स्थिति को नियंत्रित करने और समस्या को हल करने की कोशिश कर रही थी। उसने सीखे हुए तरीके से घाव पर दबाव डाला और बच्चे को सदमे से बचाने के लिए लगातार उससे बात करती रही। प्रिया यह सब चुपचाप देख रही थी। वह पहले ही रेडियो पर मेडिकल सहायता का अनुरोध कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद मेडिकल स्टाफ पहुंचा और बच्चे को स्ट्रेचर पर लिटाकर मेडिकल रूम की ओर ले गया। बच्चे के माता पिता ने कई बार अदिति को धन्यवाद देते हुए सिर झुकाया। सब कुछ शांत होने के बाद अदिति धूल और खून से सने अपने कपड़ों को झाड़ते हुए उठी। तभी प्रिया उसके पास आई और उसने बिना कुछ कहे अपनी पानी की बोतल और एक साफ तौलिया उसे दिया। बहुत अच्छा किया, एक अद्दो पात्रों का परिवाजसना है, लेफ्टिनेंट मैडम। बस 3 शब्द, लेकिन उन शब्दों ने अदिति के दिल में एक बड़ी लहर पैदा कर दी। यह प्रिया से सुना गया पहला सकारात्मक शब्द था, एक स्वीकृति का शब्द। अदिति ने तौलिया लेते हुए महसूस किया कि उसकी आंखें अनजाने में नम हो रही हैं। ऐसा लगा जैसे अब तक की सारी पीड़ा और दर्द पिघल कर गायब हो गए हों।
उस रात की ड्यूटी असामान्य रूप से शांत थी। वे दोनों गेट की चौकी के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर बाहर देख रहे थे। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। चुप्पी को पहले अदिति ने तोड़ा। हवलदार साहिबा, उसने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या आपको कभी पछतावा हुआ इस रास्ते को चुनने का? आपके पास और भी आसान और बेहतर रास्ते थे। प्रिया ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अंधेरे में डूबे जम्मू के रात के आसमान को देख रही थी। काफी देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, जब मैं स्पेशल फोर्सेज में थी तो एक टीम का सदस्य था जो मुझे बहुत मानता था। वह उम्र में मुझसे बड़ा था, लेकिन हमेशा एक लड़के की तरह मुस्कुराता था। उसकी आवाज में शायद ही कभी सुनी जाने वाली हल्की सी गर्मी थी। यह विदेश में हमारे आखिरी मिशन के दौरान की बात है। एक छोटी सी गलती थी, संचार उपकरणों की जांच में एक मामूली सी चूक। इसके कारण हमारी टीम सीधे दुश्मन के घात में फंस गई और उस टीम के सदस्य ने मुझे बचाने की कोशिश में गोली खा ली। अदिति ने सांस रोक ली। वह मेरी बाहों में मरते हुए कह रहा था, टीम लीडर, आप जरूर जिंदा वापस जाइएगा। यह उसका आखिरी शब्द था। उस दिन के बाद से मेरे लिए नियम और सिद्धांत केवल पालन करने के नियम नहीं है। यह खुद को और अपने साथियों को बचाने का एक वादा है और उस दोस्त को याद करने का मेरा अपना तरीका है। प्रिया अदिति की ओर मुड़ी। उसकी आंखें रात के आसमान के तारों की तरह गहरी और ठंडी चमक रही थीं। पछताने का समय नहीं है लेफ्टिनेंट मैडम। हमें हर पल साबित करना होता है कि हम यहां रहने के लायक हैं। उस कहानी ने अदिति के मन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। जिस नियम को वह इतना तुच्छ समझती थी, वह किसी के लिए जान की बाजी लगाने वाला वादा और जीवन का अर्थ था। अदिति को पहली बार लगा कि वह प्रिया नामक इंसान को समझ सकती है, और साथ ही उसे एहसास हुआ कि वह कितनी मूर्ख और शर्मिंदा थी। उसने चौकी से बाहर सिर निकाला। शरद ऋतु की ठंडी रात की हवा उसके फेफड़ों में गहराई तक समा गई। अजीब तरह से वह हवा ताजगी भरी लग रही थी। वह अब इस जगह को नरक नहीं मानती थी। उसने अंधेरे में एक बहुत ही धुंधली लेकिन स्पष्ट प्रकाश की किरण देखी थी। यह उसके भीतर से निकलने वाले पुनर्जन्म की एक हल्की सी चमक थी। जम्मू की कठोर गर्मी अतीत की याद बन गई और जलते हुए पतझड़ के पत्ते भी झड़ चुके थे। और अंत में सीमा पार उत्तर से आने वाली हवाएं चाकू की तरह तेज हो गईं। सर्दियों का मौसम आ गया था। गेट पर सर्दियां अदिति की कल्पना से कहीं ज्यादा कठोर थीं। हार्ड कंपा देने वाली ठंड बुलेट प्रूफ जैकेट और लड़ाकू वर्दी को आसानी से भेद जाती थी, और रात में सांस की भाप सफेद होकर दाढ़ी की तरह जम जाती थी। लेकिन अदिति ने अब शिकायत नहीं की। कुछ महीने पहले की वह होती तो ठंड की शिकायत करती या किसी गर्म जगह पर भागने की तरकीबें सोचती। लेकिन अब वह अलग थी। वह अब जानती थी कि यह कठोर ठंड केवल उसकी नहीं, बल्कि उसके साथ काम करने वाले सभी सैनिकों की दुश्मन थी। वह हर ड्यूटी बदलने के समय सैनिकों की गर्म कपड़ों की स्थिति की खुद जांच करती थी। अगर हीट पैक कम होते तो वह अपने दे देती थी, और वह ध्यान से देखती थी कि किसी सैनिक को फ्रॉस्टबाइट का खतरा तो नहीं है। भोर में सबसे ठंडे समय में गश्त करते हुए गर्म कॉफी देना उसकी नई आदत बन गई थी। शुरू में असहज और संशय की दृष्टि से देखने वाले सैनिक भी उसके सच्चे व्यवहार से धीरे धीरे खुलने लगे थे। वे अब उसे एक गलती करके पदावंत हुई अधिकारी के रूप में नहीं देखते थे। वे उसे हमारी संतरी कमांडर के रूप में देखने लगे थे। हवलदार प्रिया ने यह सब बदलाव चुपचाप देखा। वह अब भी अदिति की प्रशंसा या प्रोत्साहन नहीं करती थी, लेकिन उसके सिखाने का तरीका थोड़ा थोड़ा बदल रहा था। पहले वह अदिति की गलतियों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करती थी, तो अब वह उससे सवाल पूछने लगी थी। लेफ्टिनेंट मैडम, अगर बर्फबारी के कारण सड़क नंबर 3 बंद हो जाए और यूनिट की बिजली लाइन कट जाए, जिससे सभी सीसीटीवी और संचार नेटवर्क ठप हो जाएं, तो आप गेट की रक्षा योजना को कैसे संशोधित करेंगी? आपके पास केवल राइफलों से लैस 6 संतरी हैं। यह अब एक साधारण कर्मचारी का नहीं, बल्कि एक कमांडर की तरह सोचने की मांग करने वाला सवाल था। अदिति पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर उसने अपने सभी सैन्य ज्ञान और पिछले कुछ महीनों में शरीर से सीखे गेट के भूगोल का उपयोग करके जवाब खोजने की कोशिश की। सबसे पहले उपलब्ध कर्मियों को 2 टीमों में बांटकर आंखों से निगरानी किए जा सकने वाले 2 अधिकतम बिंदुओं पर बंकर बनाए जाएंगे। संचार नेटवर्क को बहाल करने के लिए निकटतम चौकी पर एक संदेशवाहक भेजा जाएगा। साथ ही वाहन की बैटरी का उपयोग करके न्यूनतम आपातकालीन संचार नेटवर्क सुनिश्चित किया जाएगा।
संदेशवाहक के अलग थलग पड़ जाने की संभावना, दुश्मन की धोखे की चाल होने की संभावना। इसीलिए अकेले भेजने के बजाय 2 सदस्यीय टीम में भेजा जाएगा और निर्धारित पासवर्ड और सिग्नलिंग विधियों के माध्यम से हर 10 मिनट में जीवित रहने और स्थिति की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया जाएगा। उनकी बातचीत अब एक तरफा निर्देश और आज्ञाकारिता नहीं थी, यह वास्तविक स्थिति पर आधारित एक गहन सामरिक चर्चा के करीब थी। अदिति इन संक्षिप्त प्रश्नोत्तरों के माध्यम से सीख रही थी कि किताबों में सीखी गई रणनीति वास्तव में क्षेत्र में कैसे लागू होती है। प्रिया अदिति को खुद सोचने, निर्णय लेने और जिम्मेदारी लेने के लिए प्रशिक्षित कर रही थी। एक दिन दोपहर में एक परिचित चेहरा गेट पर आया, उसका प्रेमी सिपाही रोहन वर्मा। वह एक प्रशासनिक दस्तावेज पहुंचाने आया था। महीनों बाद उसे करीब से देखकर उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ अदिति को सलाम किया। जय हिंद लेफ्टिनेंट मैडम, आप कैसी हैं? पहले की तरह होती तो वह खुशी से दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती, लेकिन अदिति ने बस शांति से सिर हिलाकर सलामी का जवाब दिया। सिपाही रोहन, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है। काम क्या है? उसकी आवाज पूरी तरह से आधिकारिक थी। रोहन एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन फिर उसने उसकी आंखों में पहले से कुछ अलग देखा। झुलसा हुआ चेहरा, दृढ़ आंखें, स्थिर मुद्रा। वहां अब उसकी भोली और बचकानी प्रेमिका नहीं थी। वहां कड़ाके की ठंड में अपने सैनिकों की जिम्मेदारी उठाने वाली कमांडर लेफ्टिनेंट अदिति सिंह खड़ी थी। यह दस्तावेज बटालियन मुख्यालय ले जा रहा था। मैडम, ठीक है, ठंड बहुत है, ध्यान से जाना। छोटी सी बातचीत खत्म हो गई, लेकिन रोहन जाने के बजाय एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, आप पहले से बहुत ज्यादा प्रभावशाली लग रही हैं, एक असली सैनिक की तरह। यह कहकर वह तेजी से अपनी यूनिट की ओर भाग गया। अदिति ने एक पल के लिए उसकी पीठ को देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराई। किसी भी प्रशंसा से ज्यादा उस एक बात ने उसके दिल को सबसे ज्यादा गर्म कर दिया था। समय बीतता गया और सर्दियों के चरम पर एक दिन गेट के सामने एक अपरिचित काली सेडान आकर रुकी। अदिति ने तनाव में वाहन की जांच की। ड्राइवर की सीट से उतरे एडीसी ने उसके पास आकर चुपचाप कहा, अंदर लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त जय सिंह राठौर साहब बैठे हैं। अदिति का दिल धक से रह गया। जय सिंह राठौर, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल, 71 युद्ध के जीवित नायक और प्रिया के दादा, सेना की एक किंवदंती। उसने कांपती आवाज में लेकिन सीखे हुए तरीके से सटीक प्रक्रिया का पालन किया। जनरल साहब, माफ कीजिए, लेकिन नियमों के अनुसार पहचान की पुष्टि और आने के उद्देश्य को दर्ज करना आवश्यक है। थोड़ी देर बाद सेडान का पिछला दरवाजा खुला और सफेद बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति बाहर निकले। उनके चेहरे पर समय के गहरे निशान थे, लेकिन उनकी आंखें एक युवा शेर की तरह चमक रही थीं। उन्होंने बिना कुछ कहे अदिति के चेहरे, रैंक और उसकी मुद्रा को ध्यान से देखा, जैसे वे उसकी आत्मा तक को देख रहे हों। अदिति पसीने से तरबतर थी, लेकिन उसने अपनी मुद्रा जरा भी नहीं बदली। सारी जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद जनरल राठौर का सामना अपनी पोती प्रिया से हुआ, जो गश्त पूरी करके लौटी थी। दादाजी, आप यहां? रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा अपनी शेरनी को देख लूं। बूढ़े जनरल ने अपनी पोती को देखकर पहली बार प्यार से मुस्कुराया। उन्होंने प्रिया के कंधे थपथपाए और कुछ देर बात की, फिर अचानक अदिति की ओर इशारा किया। वह अधिकारी, तुम कर्नल सिंह की बेटी हो? बूढ़े जनरल ने सीधे अदिति से बात की। अदिति ने सांस रोक ली और अकड़ गई। सेना में मन लग रहा है? यह एक साधारण सवाल नहीं था, यह जैसे उसकी हर चीज की परीक्षा ले रहा था। अदिति ने एक पल के लिए सांस रोकी और फिर बिना किसी झूठ के अपने सच्चे दिल से उसने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, हर दिन सीख रही हूं जनरल साहब। उस जवाब पर बूढ़े जनरल की तेज आंखों में एक सूक्ष्म नरमी आई। उन्होंने और कुछ नहीं पूछा, बस एक बार छोटा सा सिर हिलाया और फिर अपनी पोती की ओर लापरवाही से कहा, तुम अपने बाप से बेहतर हो, इंसान पहचानने की नजर है तुम्हारे पास। यह कहकर वह फिर से गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी के जाने के बाद गेट पर अदिति और प्रिया अकेले रह गए। प्रिया ने अपने दादा की बात जरूर सुनी होगी। एक अजीब सी खामोशी छा गई। अदिति को लगा कि उसे कुछ कहना चाहिए, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी प्रिया ने पहले बोलना शुरू किया, आज रात से तापमान और गिरेगा। ड्यूटी पर तैनात सैनिकों के लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था की फिर से जांच कर लीजिए। उसकी आवाज अभी भी कार्यालयी थी, लेकिन अदिति महसूस कर सकती थी। उस आवाज के अंत में एक बहुत ही हल्की लेकिन स्पष्ट गर्मी थी।
उन दोनों को जमा देने वाली अविश्वास और गलतफहमी की बर्फ कठोर सर्दियों के बीच आखिरकार पिघलने लगी थी। उस साल की सर्दी असामान्य रूप से लंबी और कठोर थी। जम्मू की पहाड़ियां रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी से ढक गई थीं और दुनिया केवल काले और सफेद दो रंगों में मौजूद लग रही थी। गेट पर ड्यूटी की स्थिति बद से बदतर हो गई। दृश्यता कुछ ही फीट तक सीमित थी और बर्फ हटाने का काम एक निरर्थक श्रम जैसा लगता था, क्योंकि तुरंत ही फिर से बर्फ जम जाती थी। घटना उसी तरह की एक रात में हुई। आधी रात के बाद बर्फीला तूफान अपने चरम पर था। जैसे एक विशाल सफेद पर्दे ने दुनिया को निगल लिया हो। संचार रुक रुक कर चल रहा था और सीसीटीवी स्क्रीन बर्फीले तूफान के कारण लगभग बेकार थी। कंट्रोल स्थिति ख। तभी डिवीजन कंट्रोल रूम से एक तत्काल रेडियो संदेश मिला। शोर के कारण सामग्री को ठीक से समझना मुश्किल था, लेकिन अज्ञात व्यक्ति बाढ़ के पास जैसे शब्दों ने रोंगटे खड़े कर दिए। थोड़ी देर बाद पूरी यूनिट में एक तीखी आपातकालीन चेतावनी सायरन गूंज उठी। सभी जैंदों की तैयारी करें, यह वास्तविक स्थिति है। हवलदार प्रिया की चीख के साथ गेट एक पल में युद्ध के मैदान में बदल गया। ऊंघते हुए सैनिक तुरंत उठकर अपनी राइफलें लेकर रक्षात्मक स्थितियों की ओर भागे। अदिति का दिल भी धक से होकर नीचे गिर गया। यह कोई अभ्यास नहीं था, यह वास्तविक स्थिति थी। इस अफरा तफरी के बीच प्रिया ने अदिति के कंधे को जोर से पकड़ा। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और शांत चमक रही थीं। लेफ्टिनेंट मैडम, मैं टीम 2 के साथ दाहिनी दीवार की जिम्मेदारी लेती हूं। आप टीम 1 के साथ मुख्य द्वार की रक्षा और सिचुएशन रूम का नेतृत्व करें। क्या आप कर सकती हैं? यह एक सवाल नहीं था, यह विश्वास और आदेश था। अदिति ने अनजाने में जोर से सिर हिलाया। डर ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया था, लेकिन अजीब तरह से उसका दिमाग ठंडा था। यह पिछले कुछ महीनों में प्रिया के साथ अनगिनत बार किए गए स्थिति प्रतिक्रिया अभ्यासों का परिणाम था, जो उसके शरीर में बस गए थे। ठीक है, टीम 1 मेरे पीछे आओ, सभी अपनी निर्धारित स्थिति में जाओ। अदिति की आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत और शक्तिशाली थी। उसने सैनिकों को तेजी से मुख्य द्वार के सामने बैरिकेड और कवर के पीछे तैनात किया। फिर वह सिचुएशन रूम में भागकर टिमटिमाते मॉनिटर और शोर भरे रेडियो के सामने खड़ी हो गई। यह शेर मुख्य द्वार है। स्थिति रिपोर्ट मांगी जाती है। अज्ञात व्यक्ति का अनुमानित मार्ग क्या है? उसने कटते हुए संचार नेटवर्क पर कई बार पुनः प्रसारण का अनुरोध करते हुए बिखरी हुई जानकारी के टुकड़ों को जोड़ने की पूरी कोशिश की। अनुमानित घुसपैठ का रास्ता गेट के बाईं ओर सबसे कमजोर निगरानी वाली घाटी के पास था। क्विक रिएक्शन टीम QRT निकल चुकी थी, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण उनकी गति धीमी थी। इसका मतलब था कि QRT के पहुंचने से पहले गेट के सैनिकों को ही घुसपैठ को रोकना था। हवलदार साहिबा, सुन रही हैं? दुश्मन का अनुमानित घुसपैठ का रास्ता बाईं घाटी है। बाईं रक्षात्मक रेखा को मजबूत करने का अनुरोध है, उसने रेडियो पर चिल्लाकर कहा। शोर के पार से प्रिया का संक्षिप्त उत्तर समझ गई सुनाई दिया। तभी अंधेरे और बर्फीले तूफान को चीरते हुए कोई धुंधली सी आकृति गेट की ओर आ रही थी। धीमी लड़खड़ाती चाल, सैनिकों की बंदूकें एक साथ उसोर हो गईं। रुको रुको, हिले तो गोली मार देंगे। एक डरे हुए सैनिक की चीख बर्फीले तूफान में दब गई। वह आकृति रुकी नहीं और लगातार पास आती रही। अदिति ने दूरबीन से उसे देखा। निहत्थे नागरिक कपड़े, लेकिन इस स्थिति में उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। वह एक आत्मघाती हमलावर हो सकता था या दोस्त के वेश में दुश्मन की विशेष टुकड़ी का सदस्य। गोली चलाने के लिए तैयार रहो, मेरे आदेश के बिना कोई गोली नहीं चलाएगा, अदिति सहज रूप से चिल्लाई। अगर वह एक निर्दोष नागरिक हुआ तो एक ऐसी त्रासदी हो जाएगी जिसे सुधारा नहीं जा सकता। उसने एक सैनिक को एक फ्लेयर रोशनी वाला गोला दागने का आदेश दिया। रात के आसमान को रोशन करते हुए फ्लेयर की रोशनी में उस आकृति का चेहरा आखिरकार दिखाई दिया। वह सैनिक नहीं था, फटे पुराने कपड़े पहने डरे हुए चेहरे वाला एक बूढ़ा आदमी था जो आसपास देख रहा था। दादाजी, अदिति अनजाने में चिल्लाई। यह वही चेहरा था जिसे उसने कुछ समय पहले पास के गांव के सामुदायिक केंद्र पर लगे एक लापता व्यक्ति के पोस्टर में देखा था। एक अल्जाइमर से पीड़ित बुजुर्ग। लेकिन स्थिति अभी खत्म नहीं हुई थी। जिस दिशा से बूढ़ा आदमी आया था वह दुश्मन के अनुमानित घुसपैठ के रास्ते से बिल्कुल मेल खाती थी। यह दुश्मन की एक चाल हो सकती थी,
बूढ़े आदमी को मोहरा बनाकर हमारा ध्यान भटकाना और फिर हमला करना तनाव कम नहीं किया जा सकता था। टीम 1 सतर्क रहो, टीम 2 और 3 मुझे कवर करो। अदिति ने फैसला किया। उसने अपना हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट उतार दी। उसने सोचा कि एक सशस्त्र सैनिक का रूप बूढ़े आदमी को और डरा सकता है। फिर उसने अपनी कदो राइफल को पीठ पर लटकाया और धीरे धीरे बूढ़े आदमी की ओर बढ़ने लगी। बर्फीला तूफान उसके चेहरे पर बेरहमी से पड़ रहा था। दादाजी, आप ठीक हैं? मैं एक सैनिक हूं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, उसने यथासंभव नरम आवाज में चिल्लाते हुए पास गई। बूढ़ा आदमी डरकर पीछे हटने लगा। जब अदिति और बूढ़े आदमी के बीच लगभग 10 मीटर की दूरी रह गई तो वह वहीं रुक गई और फिर उसने अपनी जैकेट उतारकर बर्फ पर रख दी। यह आत्मसमर्पण और विश्वास का प्रतीक था। बहुत ठंड है, इधर आइए, मैं आपको एक गर्म जगह पर ले जाऊंगी। क्या उसकी ईमानदारी काम कर गई? बूढ़े आदमी ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। अदिति धीरे धीरे उसके पास गई और अपने शरीर से हवा को रोकते हुए उसे सहारा दिया। सारी स्थिति तब समाप्त हुई जब अदिति बूढ़े आदमी को गेट के अंदर ले आई। थोड़ी देर बाद रेडियो पर खबर आई कि असली घुसपैठियों को दूसरी जगह पर क्यूआरटी के साथ मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया गया है। गेट की ओर जो हुआ था वह एक ध्यान भटकाने वाली रणनीति थी। स्थिति समाप्त होने के बाद अदिति थककर एक कुर्सी पर बैठ गई। जैसे ही शरीर का तनाव कम हुआ, ठंड और थकान एक साथ हावी हो गई। तभी प्रिया उसके पास आई और चुपचाप गर्म पानी का एक कप दिया। थोड़ी देर बाद जीओसी मेजर जनरल अर्जुन राठौर खुद गेट पर पहुंचे। वह बर्फीले तूफान को चीरते हुए स्थिति का जायजा लेने आए थे। उन्होंने प्रिया के बजाय अदिति से रिपोर्ट मांगी। लेफ्टिनेंट अदिति सिन्हा, स्थिति रिपोर्ट करो। अदिति तुरंत खड़ी हो गई और कुछ देर पहले की पूरी स्थिति को बिना किसी रुकावट के सटीक रूप से रिपोर्ट किया। उसकी रिपोर्ट को अंत तक सुनने के बाद मेजर जनरल राठौर ने बिना कुछ कहे उसे ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अपनी बेटी प्रिया को देखा जो बगल में खड़ी थी। पिता और बेटी की नजरें हवा में मिली। मेजर जनरल राठौर ने फिर से अदिति और गेट के सभी सैनिकों की ओर मुड़कर कहा, बहुत बढ़िया, तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया। एक बात खड़े हर संभादिक करते प्रभार बढ़ते हैं। और फिर अदिति की ओर उन्होंने बहुत छोटा लेकिन स्पष्ट रूप से एक बार सिर हिलाया। उस संक्षिप्त क्षण में अदिति को एहसास हो गया, अंधेरे में उसकी लंबी परीक्षा आखिरकार समाप्त हो गई थी। कठोर रात बीत गई और एक झूठी सी लगने वाली साफ सुबह हुई। पिछली रात का संघर्ष एक सपने जैसा लग रहा था और यूनिट अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आई थी। लेकिन अदिति के लिए सब कुछ अलग महसूस हो रहा था। हवा की गंध, धूप की गर्मी, सैनिकों के चेहरे भी। सुबह के दौरान जीओसी के कार्यालय से एक बुलावा आया। अदिति ने शांत मन से अपने कॉलर ठीक किए। जिस रास्ते पर उसे कुछ महीने पहले एक अपराधी की तरह ले जाया गया था, उस पर वह अब एक सम्मानित अधिकारी के कदमों से चल रही थी। जीओसी के कार्यालय का दरवाजा खोलने पर वहां मेजर जनरल राठौर के साथ उसके पिता कर्नल विक्रम सिंह भी खड़े थे। पिता अपनी बेटी को देखते ही दौड़कर उसे गले लगाना चाहते थे, लेकिन जीओसी के सामने अपनी भावनाओं को दबा रहे थे। जय हिंद साहब, आपके बुलावे पर हाजिर हूं। अदिति ने दोनों को जोरदार सलाम किया। मेजर जनरल राठौर ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। बैठो लेफ्टिनेंट, पिछली रात तुमने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अदिति से पिछली रात की स्थिति के बारे में कुछ और सवाल पूछे और अदिति ने बिना किसी रुकावट के अपने निर्णय और कार्यों के बारे में बताया। उसकी पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद जीओसी ने बगल में खड़े कर्नल सिंह से पूछा, कर्नल, तुम अपनी बेटी के बारे में क्या सोचते हो? कर्नल सिंह ने गर्व से भरी आंखों से अपनी बेटी को देखा। उनकी आवाज गर्व से कांप रही थी। यह वह बेटी नहीं है जिसे मैं जानता था, जीओसी साहब। मेरे सामने अभी भारतीय सेना का एक ऐसा कमांडर खड़ा है जिस पर गर्व किया जा सकता है। पिता के उन शब्दों पर अदिति की आंखें भर आईं। वह यही सुनना चाहती थी। क्षमा, स्वीकृति और पिता के प्यार से भरे उन शब्दों ने जैसे उसके सारे दुखों को धो दिया। मेजर जनरल राठौर ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर उन्होंने एक दस्तावेज निकाला। पिछली रात से लेफ्टिनेंट के खिलाफ मेरे सभी विशेष निर्देश समाप्त कर दिए गए हैं और आज सुबह मैंने हवलदार प्रिया से लेफ्टिनेंट के बारे में एक आधिकारिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।  . उन्होंने एक पल के लिए रुककर अदिति को देखा। तुम्हें क्या लगता है
हवलदार ने तुम्हारा मूल्यांकन कैसे किया होगा? अदिति जवाब नहीं दे सकी और सिर झुका लिया। मेजर जनरल राठौर ने हल्की सी मुस्कुराते हुए रिपोर्ट का अंतिम भाग जोर से पढ़ना शुरू किया। उपरोक्त सामग्री पिछली रात गेट पर हुई वास्तविक स्थिति पर लेफ्टिनेंट अदिति सिंह की कार्रवाई की रिपोर्ट है। इस पर निम्नलिखित राय जोड़ी जाती है। मेजर जनरल राठौर की आवाज कमरे में गूंजी। रिपोर्टर हवलदार प्रिया राठौर को विश्वास है कि लेफ्टिनेंट अदिति सिंह अब किसी भी यूनिट में कोई भी मिशन पूरा करने, अपने सैनिकों की रक्षा करने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम एक उत्कृष्ट कमांडर बनेंगी। लेफ्टिनेंट अदिति सिंह अब मेरी एक गौरवशाली साथी सैनिक हैं। रिपोर्ट समाप्त। साथी सैनिक, वह एक शब्द अदिति के दिल में एक तीर की तरह लगा। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। जिस महिला ने उसे इतनी घृणा और उपेक्षा से देखा था, उससे एक साथी सैनिक के रूप में स्वीकृति मिलना, यह इस बात का सबूत था कि उसका पिछला समय व्यर्थ नहीं गया था। यह उसका सबसे बड़ा पदक था। इस रिपोर्ट के साथ तुम्हारी लंबी गेट ड्यूटी समाप्त हो गई है। मेजर जनरल राठौर ने उसे एक नया विकल्प दिया। तुम्हारी क्षमता को देखते हुए मैं तुम्हें डिवीजन मुख्यालय के ऑपरेशंस विभाग में एक पद का प्रस्ताव देता हूं। यह तुम्हारे सैन्य करियर को फिर से पटरी पर लाने का एक अच्छा मौका होगा। बेशक चुनाव तुम्हारा है। यह एक ऐसा पद था जिसका पिछली अदिति ने सपना देखा होगा, तरक्की की गारंटी वाला एक कुलीन रास्ता। लेकिन अब की अदिति हिचकिचा रही थी। उस दोपहर अदिति ने आखिरी बार गेट पर जाकर अपना छोटा सा सामान पैक किया। उसके जाने की खबर सुनकर गेट के सभी सैनिक उसे विदा करने के लिए जमा हो गए। वे अब उस पर हंस नहीं रहे थे या उस पर दया नहीं कर रहे थे। उन्होंने सच्चे सम्मान की दृष्टि से उसे सलाम किया। अदिति ने उनमें से हर एक का हाथ पकड़कर विदाई ली। आखिर में उसका सामना हवलदार प्रिया से हुआ। दोनों के बीच एक अजीब लेकिन गर्म खामोशी थी। धन्यवाद हवलदार साहिबा, हर चीज के लिए। अदिति ने पहले सिर झुकाया। प्रिया ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर हंस पड़ी। अदिति ने उसे कभी इतनी खुशी से हंसते हुए नहीं देखा था। अब मुझे हवलदार मत बुलाओ, सुनकर सीनियर को बुरा लगता है। लेफ्टिनेंट सीनियर, सेना में यह शब्द साथी सैनिक से भी ज्यादा गहरी एकजुटता और सम्मान का प्रतीक था। जी सीनियर। अदिति भी मुस्कुराई। अगली सुबह अदिति ने फिर से जीओसी के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। उसका चेहरा दृढ़ था। फैसला कर लिया? जी जीओसी साहब। अदिति ने दोनों कमांडरों के सामने अपनी कमर सीधी की। इस उदार प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं डिवीजन मुख्यालय के बजाय जीओपी जनरल ऑब्जर्वेशन पोस्ट चौकी पर जाना चाहती हूं। उसकी बम जैसी घोषणा पर मेजर जनरल राठौर और कर्नल सिंह की आंखें एक साथ चौड़ी हो गईं। जीओपी चौकी भारत में सबसे कठिन, सबसे खतरनाक और सबसे निचली जगह। मैं सबसे निचली जगह पर अपने प्लाटून के सदस्यों के साथ सांस लेना चाहती हूं, उनके साथ जमीन पर चलना चाहती हूं और उनकी रक्षा करने वाली एक चौकी कमांडर बनना चाहती हूं, क्योंकि मेरा एक असली सैनिक के रूप में पुनर्जन्म किसी शानदार जीओसी के कार्यालय में नहीं, बल्कि धूल भरे गेट पर हुआ था। उसकी आवाज में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। यह देखकर मेजर जनरल राठौर काफी देर तक चुप रहे। फिर उनके चेहरे पर एक गहरी संतोषजनक मुस्कान फैल गई। जहां तक मैं जानता हूं, तुम भारत की सबसे अच्छी चौकी कमांडर बनोगी। अदिति ने सलाम किया। उसके पीछे से सुबह की तेज धूप अंदर आ रही थी। यह जैसे उसकी नई राह को आशीर्वाद दे रही थी, जिसने परीक्षणों को पार करके एक सच्चे सैनिक के रूप में पुनर्जन्म लिया था। 1 साल बीत गया। एक समय दुनिया को निगलने वाली भीषण गर्मी की यादें धुंधली हो गईं और जम्मू की पहाड़ियां एक बार फिर से शरद ऋतु के रंगीन रंगों में रंग गई थीं। मौसम घूमकर अपनी जगह पर वापस आ गया था, लेकिन उस दृश्य का सामना करने वाले लोगों के रूप बहुत बदल गए थे। नियंत्रण रेखा एलओसी के पास भारतीय सेना की 15वीं इन्फैंट्री डिवीजन की विजय ब्रिगेड की एक जीओपी जनरल ऑब्जर्वेशन पोस्ट चौकी। यह भारत में आकाश के सबसे करीब और साथ ही सबसे खतरनाक जमीन थी। जंग लगी बाढ़ और घनी बारूदी सुरंगों के पार दुश्मन देश की पहाड़ियां हाथ में पकड़ी जा सकने जितनी करीब दिखती थीं। यहाँ की हवा शांतिपूर्ण पिछले इलाकों से अलग, एक तनावपूर्ण और तीखी थी। वहीं पर लेफ्टिनेंट अदिति सिंह थी। वह चौकी के सबसे ऊंचे निगरानी टावर से अपने प्लाटून के सदस्यों के साथ दुश्मन की ओर देख रही थी। पिछले 1 साल में तेज धूप और हवा, बारिश ने उसके चेहरे पर नए निशान बना दिए थे।
अब पहले की गोरी और नाजुक त्वचा नहीं थी, लेकिन उसकी जगह एक ऐसी दृढ़ता और गहराई थी जो किसी भी कठिनाई में नहीं हिलती। वह अब गेट की नौसिखिया लेफ्टिनेंट नहीं थी। वह 30 से अधिक प्लाटून सदस्यों की जान की जिम्मेदारी उठाने वाली एक अनुभवी और भरोसेमंद जीओपी चौकी कमांडर थी। चौकी कमांडर मैडम, गेट नंबर 3 के पास बाढ़ पर एक लोमड़ी बार बार घूम रही है। क्या इसे विशेष घटना के रूप में रिपोर्ट करना है? एक सैनिक की युवा आवाज पर अदिति मुड़ी। उसने दूरबीन लेकर खुद स्थिति की जांच की और फिर वह हंस पड़ी। रहने दो सिपाही कुमार, वह हमारी चौकी का नियमित मेहमान है। उसका नाम विजय है। खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा है। उस पर ध्यान मत दो और अपनी निगरानी पर ध्यान केंद्रित करो। जी, समझ गया। सिपाही कुमार उसके सहज रवैये से तनाव मुक्त होकर मुस्कुराया। अदिति अब अपने प्लाटून के सदस्यों के नाम ही नहीं, बल्कि उनके परिवार, प्रेमिका और यहां तक कि उनकी छोटी छोटी आदतों को भी जानती थी। वह उनके साथ गश्त करती थी, साथ खाना खाती थी और साथ रातें जागती थी। उनके जीवन में गहराई से शामिल हो गई थी। उसके लिए प्लाटून के सदस्य केवल मातहत नहीं थे, बल्कि भाई और परिवार थे जिनकी उसे रक्षा करनी थी। अचानक उसकी नजर बाढ़ के एक हिस्से पर टिक गई जहां से लोमड़ी गुजरी थी। उसके पास बाढ़ का एक निचला फिक्सिंग पिन थोड़ा ढीला दिख रहा था। यह एक बहुत ही मामूली बदलाव था जिसे कोई और नजरअंदाज कर देता, लेकिन पिछली सर्दियों में प्रिया के साथ अनगिनत बार सुविधाओं के निरीक्षण के अनुभव ने उसके शरीर में एक चेतावनी बजा दी। सिपाही शर्मा, तुरंत गेट नंबर 3 पर जाकर निचले फिक्सिंग पिन की स्थिति की जांच करो और कोई असामान्यता मिलने पर तुरंत उसे कस दो। बोल्ट में जंग लग सकता है, इसलिए एंटी रस्ट ऑयल भी ले जाना। जय हिंद, तुरंत कार्रवाई करता हूं। उसके निर्देश तेज और सटीक थे। सैनिकों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके आदेश का पालन किया। उनकी आंखों में उसके प्रति पूर्ण विश्वास था। अदिति उन नजरों का सामना करते हुए हर बार महसूस करती थी कि वह यहां क्यों है। यह उसके लिए कोई निर्वासन नहीं था, यह उसका देश था जिसे उसने खुद चुना था और जिसकी उसे रक्षा करनी थी। वह अब अपने पिता के पद के पीछे नहीं छिपती थी। वह खुद अपने प्लाटून के सदस्यों की सबसे मजबूत ढाल और सबसे तेज भाला बन गई थी। उस शाम प्रशासनिक कार्यालय में एक पत्र आया। प्रेषक अप्रत्याशित रूप से प्रिया थी। अब वह हवलदार से नायब सूबेदार बन चुकी थी। अदिति ने उत्सुकता से पत्र खोला। सामग्री लंबी नहीं थी, लेकिन उसमें एक आश्चर्यजनक खबर थी। अदिति, कैसी हो? नहीं, अब तो तुम्हें सीनियर कहना चाहिए। तुम्हें जीओपी गए हुए 1 साल हो गया। सुना है वहां की शरद थतु बहुत ठंडी होती है। तुम्हें जीओपी गए हुए, उम्मीद है तुम स्वस्थ होगी। एक खबर देनी थी। मैंने इस बार अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी की परीक्षा पास कर ली है। लंबे समय तक सोचने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी तुम्हारी तरह पद से नहीं, बल्कि अपने कंधों पर रखी जिम्मेदारियों से सैनिकों का नेतृत्व करना चाहिए। तुम्हारे उस कठिन रास्ते को देखकर मुझे भी एक नया रास्ता अपनाने की हिम्मत मिली। स्वस्थ रहना, मेरी गौरवशाली जूनियर और साथी सैनिक। अदिति ने पत्र को अपने सीने से लगाए हुए काफी देर तक कुछ नहीं कहा। उसकी प्रशिक्षक, जिसने उसे नरक में धकेला था और उसे खड़ा किया था, वह फौलादी महिला उसके कारण एक नई चुनौती का फैसला कर रही थी। यह तथ्य उसके दिल में एक जबरदस्त भावना के रूप में आया। उसने खिड़की से बाहर फैले अंधेरे दुश्मन के आसमान को देखा। वहां जैसे एक और तारा चमक रहा था जो उसे प्रोत्साहित कर रहा था। और कुछ दिनों बाद एक और खुशखबरी आई। उसके पिता कर्नल विक्रम सिंह आखिरकार ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत हो गए थे। अपने पिता की तस्वीर में चमकते एक सितारे को देखकर अदिति ने चुपचाप आंसू बहाए। उसे हमेशा डर था कि उसकी मूर्खतापूर्ण हरकत उसके पिता के सैन्य करियर पर एक धब्बा लगा देगी, लेकिन उसके पिता ने उस परीक्षा को पार कर लिया था और एक और भी दृढ़ और सम्मानित कमांडर बन गए थे। वे एक दूसरे के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थे और साथ ही सबसे महान शिक्षक भी। उसी समय दिल्ली में एक शांत घर में मेजर जनरल अर्जुन राठौर और उनके पिता सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जयसिंह राठौर शतरंज खेल रहे थे। जब मेजर जनरल ने अपनी बेटी के अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में सफल होने की खबर दी, तो बूढ़े जनरल ने उस जिद्दी लड़की ने आखिरकार अपना रास्ता ढूंढ लिया कहते हुए एक संतोषजनक मुस्कान दी। अदिति प्रिया के लिए एक अच्छी प्रेरणा बनी। पिताजी, बिल्कुल, नेता पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं।
लोहे को गर्म आग में तपाया जाता है और हजारों बार हथौड़े से पीटा जाता है, तभी वह स्टील बनता है। इस लिहाज से तुम एक बहुत अच्छे लोहार थे। मेजर जनरल राठौर ने अपने पिता की बात का जवाब देने के बजाय दूर पहाड़ों को देखते हुए हल्की सी मुस्कुराई। समय बीत गया और सिपाही रोहन अपनी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले आखिरी बार मिलने आया। एक अनुभवी सिपाही बन चुका, वह अब एक लड़का नहीं था। दोनों चौकी के पास एक छोटी सी पहाड़ी पर कंधे से कंधा मिलाकर बैठे और चुपचाप सूर्यास्त को देखते रहे। रिटायर होने के बाद मैं तुरंत कॉलेज वापस जाकर पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। जो कुछ भी छूट गया है वह सब करूंगा। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूं। तुम जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। उनकी बातचीत शांत थी। अतीत के भावुक और असुरक्षित प्रेमी प्रेमिका का रूप नहीं था। इसके बजाय वे एक दूसरे के रास्ते को दिल से समर्थन देने वाले सबसे मजबूत साथी और दोस्त बन गए थे। तुम सेना में ही रहोगी, है ना? हाँ, मुझे लगता है यही मेरी जगह है। रोहन ने सिर हिलाया। वह अब उसे रोकने या उस पर तरस खाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह किसी से भी बेहतर जानता था। वर्दी पहने हुए अपने सैनिकों के पास खड़ी अदिति कितनी खुश और गर्व से चमकती है। उसके जाने के बाद अदिति फिर से अकेली हो गई, लेकिन वह जरा भी अकेली नहीं थी। उसके पीछे उस पर विश्वास करने वाले और उसका अनुसरण करने वाले प्लाटून के सदस्यों की जीवंत आवाजें थीं, और उसके सामने उसके देश की पहाड़ियां थीं जिनकी उसे अपनी जान की बाजी लगाकर रक्षा करनी थी। वह निगरानी टॉवर के सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़ गई और धीरे धीरे अंधेरे में डूबती बाढ़ के पार देखने लगी। ठंडी रात की हवा उसके गालों को छू गई। उस हवा में वह अब किसी की बेटी या अतीत की अपराधी नहीं थी। वह बस इस जमीन के सबसे ऊंचे और सबसे एकांत स्थान की रक्षा करने वाली भारतीय सेना की एक गौरवशाली अधिकारी लेफ्टिनेंट अदिति सिंह थी। और यही वह असली सैनिक का रास्ता था जिसे उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर पाया था।